मशीन डिजाइन में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख रहे थे वेल्डिंग जॉइंट या वेल्डेड जॉइंट, ठीक है, इसी को पढ़ा रहे थे। उसमें अगला टॉपिक जो है आपका टाइप्स ऑफ जॉइंट आपने देख लिया, मतलब टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब देख लिया था। अगला आपका टॉपिक है जो कि सिलेबस में है, देखिए बस सिलेबस हम बात करेंगे, उससे अतिरिक्त नहीं अब, ठीक है। तो सिलेबस में आपका पहला टॉपिक, ये 2 फिगर हमने बनाया, दोनों को देखेंगे बारी बारी से। पहले इसको देखेंगे, इसका है ये किसके लिए, अगला टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट, स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट जॉइंट। पैरेलल फिलेट जॉइंट की बात करते हैं, उसके स्ट्रेंथ हिंदी में इसको बोलेंगे समांतर फिलेट जोड़ का सामर्थ्य, ठीक है। क्या हम देखेंगे, समांतर फिलेट जोड़ का सामर्थ्य, ठीक। तो अब इस हेडिंग को आप लोग याद रखेंगे और इसको हम मिटाते हैं क्योंकि जगह कम है। पैरेलल फिलेट जोड़ का सामर्थ्य, और इसके लिए इस फिगर को अभी, इन दोनों फिगर्स को हम नहीं देखेंगे, ध्यान इस फिगर पर देंगे। तो देखिए हमने फिगर में क्या बनाया, एक पैरेलल फिलेट जॉइंट बनाया। पैरेलल फिलेट क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए फोर्स का डायरेक्शन जिधर की ओर है, बेल्ट का भी डायरेक्शन उधर की ओर, यानी वेल्डिंग कैसे किया गया है, ऐसे किया गया है, और फोर्स का भी डायरेक्शन इधर की ओर है, ठीक है ना, यानी इसके पैरेलल है, तो इसी को हम बोलेंगे पैरेलल फिलेट जॉइंट, ठीक। अब 2 जगह फिलेट है, मान लीजिए इधर और इधर भी है तो डबल है, और एक और है तो सिंगल है, ठीक है। जनरली हम सिंगल नहीं डबल ही लेके चलते हैं, ठीक, मतलब डबल ही बाद में कंसीडर करेंगे, पहले एक का निकालेंगे फिर डबल। तो होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर जब हम अगर प्रूफ किया जाए, जो कि प्रूफ आपको नहीं करना है, तो मिलता ये है कि इतने जो ये होता है इसमें, ये जो पैरेलल फिलेट जॉइंट होता है वो शियर में फेल होता है, यानी इसका क्या होता है, शियर फेलियर हो सकता है, ठीक है। शियर में फेलियर और किस एरिया पर होता है ये बात करते हैं। तो इसमें एक 2 डायमेंशन हमने दिखाया, ये कहलाता है फिलेट का, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कहलाता है थ्रोट, इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोट। ये टी से जो दिखाया गया ये क्या है, थ्रोट, ठीक है, इंग्लिश में थ्रोट, हिंदी में कंठ कहेंगे, गला, और इसको बोलते हैं लेग लेंथ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एच को लेग लेंथ, यानी फिलेट जो जॉइंट है उसका लेंथ ये जो होता है दोनों बराबर होते हैं, और वो कहलाता है लेग लेंथ, यानी लेग की लंबाई कहते हैं, हिंदी में भी वही कहते हैं, ठीक है। तो ये एच है लेग लेंथ, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये थ्रोट कहलाता है, ये लेग लेंथ, और वेल्ड की लंबाई कहलाता है एल, यानी जितना लंबाई पर वेल्ड किया गया है वो क्या कहलाता है, वेल्ड की लंबाई, ठीक है। तो इसमें जब एनालाइज किया जाता है तो ये देखने को मिलता है कि यहाँ लेग लेंथ यानी एच से यहाँ से 45 डिग्री पर, 45 डिग्री का यानी 45 डिग्री पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, और यहीं पर एरिया भी मिनिमम होता है, ठीक है ना। देखा जाए तो एरिया मिनिमम कहाँ होगा, अब मान लीजिए यहाँ से देखिए, बात करें अगर वेल्ड की, तो यहाँ से अगर लेंगे इधर यहाँ पे तो एरिया ज़्यादा ही होगा, ऐसे जैसे बढ़ते जाएंगे 45 डिग्री पर एरिया क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर ही इस पर यहाँ से डाला गया यही जो परपेंडिकुलर होगा यही सबसे छोटा होगा। अब कहीं भी आप जाएंगे तो क्या होगा, हमेशा लेंथ ज़्यादा ही होगा। तो इस तरह मिनिमम एरिया कहाँ पर है, 45 डिग्री पर, 45 अंश पर मिनिमम एरिया भी मिलता है, ठीक है। और इसी लंबाई को हम क्या कहते हैं, थ्रोट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, और इसी लंबाई को जो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया पर है, जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक का एकदम स्ट्रेट लंबाई,
ठीक है ना, वो क्या है, थ्रोट हमारा टी कहलाता है। ठीक, तो यानी कि इस पर क्या होता है, शियर के कारण फेलियर होता है, यानी शियर स्ट्रेस इसमें आता है। ठीक है ना, तो शियर स्ट्रेस कैसे हम देंगे तब बात करते हैं। तो शियर स्ट्रेस इसके लिए, किसके लिए, स्ट्रेंथ इक्वेशन की बात कर रहे हैं। फोर्स P के कारण हो रहा है तो P बाई एरिया। अब शियरिंग एरिया क्या हो रहा है, देखिए T है, थ्रोट T, और कितना, देखिए इधर की ओर क्रॉस सेक्शन जब आप देखेंगे तो T ये लंबाई, और एकदम मतलब इससे परपेंडिकुलर पूरा है ना, लंबाई तक जाएंगे, पूरा पूरा कहाँ तक जाएंगे, लंबाई तक, यानी T इंटू एल, T इंटू एल हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, या फिर वो एरिया जो शियर होता है, ठीक है ना, वो एरिया जो शियर होता है मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहीं पे होता है और मिनिमम एरिया भी यहीं पर है। ठीक है ना, तो ये T इंटू एल हो गया। अब T को H में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बदल लेते हैं। तो हमको पता है यहाँ पे देखा जाए तो कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। तो ये लंबाई आपका देखिए ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो यहाँ से इस समकोण त्रिभुज अगर यहाँ एक बनाया ऐसे क्या बना रहे हैं हम, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ऐसे एक समकोण त्रिभुज, चलिए इधर की ओर बनाते हैं। ऐसे जब एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं तो ये हमारा H है और ये T है और ये 45 डिग्री। ठीक है, तो अब बात करें तो इसमें क्या होगा, ये T की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस 45 डिग्री के लिए आधार है, ये क्या है, कर्ण है, ये लंब है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू आधार T अपान H। ठीक है ना, तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, cos 45 इंटू H, cos 45 अंश होता है 1/√2। ठीक है, तो थ्रोट लेंथ इतना होता है, और 1/√2 जब हम डिवाइड कर लेंगे फाइनली तो हमको मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, 0.707 नियरली H। ठीक है ना, तो T के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 0.707 रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रखने पर हमको क्या मिल जाएगा, P अपान 0.707 H और L। L जहाँ पर क्या है, L उसकी वेल्ड की लंबाई है। ठीक है, L क्या है, वेल्ड की लंबाई है, H क्या है, ये लेग लेंथ है वेल्ड का, मतलब वेल्ड कितना लंबाई पर बनाया जा रहा है, इसका लेग लेंथ कितना है, जनरली मोटाई की इस मोटाई के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको अगर रीअरेंज कर दें ऐसे तो लिख सकते हैं P बराबर 0.707 HL टाउ, होगा कि नहीं। तो इसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ इक्वेशन। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ इक्वेशन, या यही स्ट्रेंथ है कहने का मतलब। तो ये पैरेलल फिलेट वेल्ड का क्या हो गया, स्ट्रेंथ इक्वेशन हो गया, जहां टाउ क्या है, इस वेल्ड के लिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस है, अनुमेय कर्तन प्रतिबल है। ठीक है, तो इसमें चूंकि देखिए ये एक ही और ये अभी एक वेल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये होगा कि मान लीजिए डबल फिलेट वेल्ड है, यानी दोनों ओर है, इधर भी एक वेल्ड है, तो क्या हो जाएगा, यही दुगुना हो जाएगा, क्योंकि H जो होगा वो दुगुना हो जाएगा, H और L क्या हो जाएंगे, मतलब ये एरिया ही पूरी तरह से क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, H इंटू L, क्योंकि यहाँ पर भी एक एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्स तो वही P ही लग रहा था, फोर्स तो बदल नहीं रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा और बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1.414 HL टाउ। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा किसके लिए, पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए स्ट्रेंथ इक्वेशन, यही स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है ना, यही कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड, यानी पैरेलल फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ। तो यही क्या कर देंगे हम लोग, डेराइव कर देंगे इसी को लिख के। आपका अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि पैरेलल फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ का इक्वेशन डेराइव करिए या पैरेलल फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ बताइए, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, तो नोट्स में आपको मतलब कैसे लिखना है वो आपके लिए उसमें मिल जाएगा, कैसे लिखा गया है, समझने के लिए हमने समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले की। ये हो गया
यही आप फार्मूला याद करिएगा, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल भी इसी पे लगेंगे, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखेंगे एक चीज़ जो ध्यान रखेंगे कि हमेशा ये क्या है, L जो है वेल्ड की लंबाई है, ठीक है। और यहाँ पे हम बता दें आपको, हमेशा जब आप सवाल करेंगे यानी इसका जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको 15 mm क्या करना है, एक्स्ट्रा लेना है वेल्ड की लंबाई। क्यों एक्स्ट्रा लेना है कि 15 mm जो होता है वो स्टार्ट और फिनिश के लिए, मतलब रन के लिए जैसे होता है, वेल्ड की लंबाई शुरुआत में सही से वेल्ड नहीं होगा तो 15 mm क्या करते हैं, हमेशा बढ़ाते हैं, ठीक है। 15 mm स्टार्ट और फिनिश के लिए, ठीक है ना, शुरुआत और ख़त्म करने के लिए 15 mm रनिंग लेते हैं, ठीक है। तो 15 mm का रनिंग ले लेंगे और बढ़ा लेंगे। चलिए अब ये तो हो गया। अब बात करेंगे हम लोग ये पैरेलल हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे ट्रांसवर्स की। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वाले की, यानी स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। हेडिंग क्या है हमारा इसका वाला, स्ट्रेंथ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, यानी कि ट्रांसवर्स का क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड का सामर्थ्य। देखिए बट वेल्ड भी होता है, बट वेल्ड का भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में वो है नहीं बट वेल्ड, ठीक है ना। ट्रांसवर्स फिलेट का ही बस है, ट्रांसवर्स फिलेट और पैरेलल फिलेट का ही। अच्छा, तो इसमें बात करेंगे जब हम, तो इसका हमने फिगर यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे ये थ्रोट है और ये क्या है, एच है, ठीक है। और ये मतलब पूरी ऐसे लंबाई में बढ़ा होगा, ठीक है, मतलब ऐसे पूरी लंबाई में ऐसे और बढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसकी लंबाई एल होगी। ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे जो है वेल्ड जो है फिलेट ऐसे बढ़ा होगा, ठीक है ना, मतलब एल लंबाई में ऐसे होगा, ऐसे फिगर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है एक्चुअली में, जब आप एनालाइज करेंगे, जैसे एनालाइज किया जाता है जब अच्छे से, मतलब जब पूरा इक्वेशन लगाया जाता है फेलियर थ्योरी वाला, तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है वो कितने डिग्री पर, यहाँ से 67.5 डिग्री पर आता है, यानी इतने एंगल पर आता है, यानी 67.5 डिग्री पर आता है, ठीक है ना। इतने पर हमारा क्या आता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है। पहले चीज़ इसका डिजाइन कैसे करते हैं, पहले चीज़ वो छोड़िए, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। पहले चीज़ देखिए, जब ये P फोर्स लगा होगा, ये P फोर्स लगा होगा और दो वेल्ड होंगे, तो हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसका फेलियर टेंसाइल में हो रहा होगा, टेंशन में, क्योंकि तनाव लग रहा है, तनाव खींच रहा है ना, तो इसमें क्या लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण फेलियर हो रहा है। और थ्रोट पर हमारा एरिया क्या होता है, वेल्ड का मिनिमम होता है। तो फिर से वही फार्मूला, तो अगर बात करें तो अगर टेंसाइल के कारण फेलियर हो रहा है तो सिग्मा टी होएगा, सिग्मा टी आएगा, और फोर्स क्या लग रहा है, पी, और फिर से एरिया वही टी इंटू एल हो गया, ठीक है। तो टी के लिए फिर से वही वैल्यू आ गया 0.7007 TL, सॉरी एच एल, क्योंकि एच हो जाएगा। अब यहाँ पे P = क्या हो जाएगा, 0.70 HL सिग्मा टी। हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि टेंसाइल में फेलियर और होता भी है, एक तरह से देखा जाए तो सिंपली क्या हो गया, फेलियर जो हो रहा है, यानी जो भी फेलियर हो रहा है टेंसाइल की तरह हो रहा है,
यहाँ पे वैसे दो फेलियर अभी मानेंगे, एक फेलियर टेंसाइल हो गया, अभी आप शियर भी आप लोग मानेंगे, ठीक है। तो टेंसाइल फेलियर, तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेंथ इक्वेशन हो गया, और दोनों ओर चूंकि फिलेट है तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, यानी 1.414 HL सिग्मा T हो गया। तो टेंसाइल फेलियर के केस में हो गया, किसके, टेंसाइल फेलियर के केस में। अच्छा, अब जो है बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा स्ट्रेंथ इक्वेशन, ठीक है। अभी बात करते हैं शियर की। शियर भी होता है, क्योंकि देखिए अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सियल टेंसाइल फोर्स नहीं लगा है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इधर की ओर टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे इधर की ओर, तो ये क्या कंबाइंड एक तरह से स्ट्रेस कंडीशन में। और देखिए दोनों फोर्सेज का डायरेक्शन क्या है, दोनों फोर्स एक कुछ दूरी है दोनों फोर्स में, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए जब यहाँ पे उस कॉम्प्लिकेशन, सारे कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए जब निकालते हैं तो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितने डिग्री पर मिलता है, 67.5 डिग्री पर सेंटीग्रेड, सॉरी नहीं डिग्री पर, 67.5 डिग्री पर हमारा मिलता है, यानी इतने एंगल पर मिलता है, ठीक है, इतने अंश पर मिलता है। अब इसको करना, अगर ऐसे देखा जाए तो इसको कर पाना, ठीक है ना, अब इसको एनालाइज कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम एक एजम्पशन लेते हैं और उसी एजम्पशन के अनुसार करते हैं, और वो एक तरह से देखा जाए तो वो क्या होता है, एक प्रैक्टिकल, मतलब एक तरह से संतुष्टि, मतलब सेटिस्फैक्टरी होता है, यानी संतुष्टि देता है पूरी तरह से, हमारा उतना प्रैक्टिकली चल जाता है, यानी कोई दिक्कत नहीं आता। यानी कैसा, क्या एजम्पशन लेते हैं कि हम फिर से मानते हैं वही कि थ्रोट पर इसका क्या हो रहा है, थ्रोट पर, उसी थ्रोट पर ये 67.5 डिग्री को छोड़ के कितने पर, 45 डिग्री पर थ्रोट लेंथ पर, यानी जितना थ्रोट का लेंथ है, ठीक है ना, उस पर जो हो रहा है, यानी थ्रोट वाले पर उतने का क्रॉस सेक्शन का क्या हो रहा है, शियर हो रहा है, ठीक है ना, यानी उस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वही पुराना वाला इक्वेशन बना, क्योंकि सेम है, वही चीज़ें सेम है, फोर्स पी के कारण हो रहा है और शियर स्ट्रेस आ रहा है, तो टाउ इज इक्वल टू वही बात हो गई, P/0.707 HL, ठीक है ना। तो ये भी फार्मूला यूज किया जाता है, चूंकि दुगुना है तो क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे वहाँ पे, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.414 HL टाउ। तो ये दोनों इक्वेशन यूज किए जाते हैं, लेकिन मेनली आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, मेनली आप मुख्यतः ये यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एक तरह से देखा जाए तो, इसीलिए हमने बताया है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से हो गया ट्रांसवर्स फिलेट, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड का क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, जो कि फार्मूला ये हो गया। इसको आप लोग याद रखेंगे, जहाँ पे सिग्मा टी क्या है, वेल्ड का, ये हमेशा देखिएगा सिग्मा टी और टाउ जो था वेल्ड का था, परमिसिबल स्ट्रेस था, ठीक है, और एल जो है वेल्ड की लंबाई थी, और एच क्या है, एच हमारा है लेग लेंथ, ठीक है ना, जो कि ये लंबाई है, ये एच। चलिए, तो ये हो गया। अब बात करते हैं वेल्डिंग सिंबल की, अब बात करते हैं वेल्डिंग सिंबल की। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो थियोरेटिकली देखा जाए, ठीक है ना, तो मैक्सिमम कहाँ पे आता है, यहाँ, लेकिन वैसा हम करते नहीं, हम कहाँ मानते हैं, 45 डिग्री पर ही मानते हैं। किसका, अब इसका शियर की बात करते हैं तब, मेनली तो कौन सा है, टेंसाइल वाला है, ठीक है, टेंसाइल वाला हमको लेके चलना है। अब हम लोग बात करते हैं वेल्डिंग सिंबल की। अगला टॉपिक है आपका वेल्डिंग सिंबल, वेल्डन चिन्ह या संकेत।
तो वेल्डिंग चिन्ह या संकेत की बात करते हैं। तो कुछ हमने वेल्डिंग चिन्ह या संकेत यहाँ दिखाया है, जैसे कि फिलेट वेल्ड होगा तो ये होता है, स्क्वायर बट होगा तो ये होगा, सिंगल वी बट है तो ये होगा, डबल वी बट है तो ये होगा। ठीक, लेकिन मेन बात क्या है कि देखिए जब भी डिजाइनर डिजाइन करता है वेल्डेड जॉइंट को तो उस पर वो सारा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन देने का मतलब उसमें वेल्ड की लंबाई कितनी होगी, कौन से टाइप का वेल्ड है, ठीक है, उसका जो है लेग लेंथ कितना है, ये सब कुछ देता है, बताता है वो वेल्ड डिजाइनर। तो इस तरह से उस तरह से ये रिप्रेजेंट करना है, यानी वेल्डिंग पर वेल्डिंग मतलब ड्राइंग पर वेल्डिंग जॉइंट के बारे में सब कुछ रिप्रेजेंट करना ही वेल्डिंग सिंबल्स कहलाते हैं। तो इसमें कई सारे सिंबल यूज होंगे। ठीक है, तो एक हम जो है वेल्डेड जॉइंट लेते हैं और उसका सिंबल के अनुसार आपको दिखाते हैं कैसे हम क्या क्या दिखाएंगे इसमें। ठीक है, तो बात करते हैं, एक टी जॉइंट है ये। ठीक है, टी जॉइंट है एक, टी जॉइंट हम नहीं अभी बताए हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि यही टी जॉइंट है, इस तरह से जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं टी जॉइंट। ठीक है ना, टी जॉइंट है और फिलेट जॉइंट है। कैसा वाला है? फिलेट है। यहाँ पे फिलेट है बना हुआ और यहाँ पे बना हुआ है फिलेट। तो इसको वेल्डिंग में मतलब ऐसे ड्राइंग में बनाएंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, इसका सिंबल देंगे। ठीक है ना, सिंबल दे के और सारा जो है डायमेंशन दिखाएंगे इसमें। जैसे कि बात करें, जैसे हम दिखाते हैं तो इसमें एक एरो होता है, और एक बेस लाइन, एक लाइन रिफरेंस लाइन, तो ये हमारा एरो है। ठीक है ना, अब अगर इसके नीचे बनाते हैं, देखिए अब मान लीजिए ये कौन सा बेल्ट था, फिलेट बेल्ट, तो अगर इसके नीचे बनाते हैं तो यहाँ पर दिखाएगा, इसके नीचे अगर ऐसे हम जो है एक सर्कल ऐसे जो है ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे अगर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे अगर बनाते हैं तो ये क्या है, इसका मतलब ये इधर की ओर है, जिधर की ओर रिफरेंस लाइन है उधर की ओर है। अगर इसके ऊपर बनाएंगे रिफरेंस लाइन के तो इसका मतलब क्या है, इधर की ओर भी है, यानी दोनों ओर है। ठीक है ना, अगर एक होगा तो एक ही ओर होता, अगर ऐसा है दोनों ओर, ऊपर और नीचे, यानी कि वेल्ड दोनों ओर किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, इसके अगर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है जैसे कि 6, तो ये बताता है कि लेग लेंथ कितना है। ठीक है, और इसके बाद जो इधर लिखा होगा वो बताता है कि इसकी वेल्ड की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से पूरा जो है, देखिए इसी में डिस्क्राइब हो जाता है पूरी तरह से वेल्डिंग सिंबल से ही। कैसे, एक रिफरेंस लाइन, एक एरो, और उसके बाद जो है वेल्डिंग सिंबल। वेल्डिंग मतलब टाइप्स ऑफ वेल्ड होंगे, जैसे कि यहाँ पे फिलेट वेल्ड होगा तो ये सिंबल होगा, स्क्वायर बट होगा तो ये सिंबल होगा, सिंगल वी बट होगा तो ये होगा, डबल वी बट होगा तो वो होगा। तो एक डबल वी बट की बात करते हैं, अगर मान लीजिए डबल वी बट जॉइंट है, मान लीजिए ये डबल वी बट जॉइंट है, जो हमने पीछे देखा था, जो हमने पीछे के लेक्चर्स में देखा था। तो ये डबल वी बट जॉइंट है। तो इसको कैसे हम दिखाएंगे, अगर वेल्डिंग सिंबल मतलब हमको ड्राइंग में दिखाना है तो यहाँ पे हमारा दोनों प्लेट है अलग अलग, इसको ऐसे दिखाएंगे एरोहेड से। ठीक है, और इसके बाद इस सिंबल को बनाएंगे। तो सिंबल क्या है, देखिए ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बताते हैं, देखिए लेग लेंथ वगैरह तो इसमें पता चलता है, इसमें जो है वेल्डिंग बस वेल्डिंग लेंथ होता है, कोई लेग लेंथ नहीं होता, इसमें लेग वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसमें लेग वगैरह नहीं होते हैं, तो इसको बस ऐसे सिंबल से, और इसके राइट हैंड साइड में जितने लंबाई का होगा उतना लंबाई लिख देंगे। ठीक है, लेकिन
इस वाले में लेग लेंथ भी होता है, कितना लेग लेंथ है। तो लेग लेंथ मतलब ये इसकी लंबाई, ये लंबाई कितनी है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इधर की ओर क्या लिखेंगे, उसका वेल्ड की लंबाई लिखेंगे। तो इस तरह से वेल्डिंग सिंबल होते हैं, ठीक है। और इनका हम यूज करते हैं, इनका यूज डिजाइनर करता है ड्राइंग पर, ठीक है ना, ड्राइंग पर यूज करता है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो भी कोई काम कर रहा है उसको देखते ही पता चल जाएगा कि वेल्डिंग कैसे करना है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग में जो रहेगा वो देखते ही बता देगा कि वेल्डिंग कैसे करना है, ड्राइंग देखते ही पता चल जाएगा उसको ऐसे वेल्डिंग इसको करना है, मतलब इसको इन दो प्लेट्स को इस वेल्डिंग से जोड़ना है, इतना लेग लेंथ होगा, इतनी लंबाई होगी, ये सब पता चल जाएगा इससे, ठीक है। तो ये वेल्डिंग सिंबल्स हो गया। इस तरह से आपका लगभग वेल्डेड ज्वाइंट, हाँ वेल्डेड ज्वाइंट तो कंप्लीट हो गया। अब वेल्डेड ज्वाइंट के बारे में कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, एक दो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो आते हैं एग्जाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे। और उसके बाद फिर आपका रिवेटेड ज्वाइंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।